बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं टॉपिकल वाइज न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सही है। और मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, ये जब मैंने सॉल्व किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ना खचड़ पछड़ हो गई है, सही है। तो इसलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर सॉल्व करवाऊँगा और कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे पास सॉल्व हुए हैं, मैं सॉल्व शीट में से समझा दूँगा, सही है। पहला न्यूमेरिकल करते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल हमें कहता है व्हेन एन व्हाट सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। जिस शीट से आप लोग देख रहे होंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप का ये टॉपिक है। मैं रिकमेंड करूंगा भाई कि ये जो शीट है ना, एक बार ये देख लो, ठीक है। ये एक बार ये देख लो, या मैं इसको ऐसे भी दिखा देता हूँ। एक बार ये अच्छे तरीके से देख लो ताकि कोई तुम लोगों का मसला ना हो, ठीक। इसको मैं कहूँगा याद कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आगे फिर प्रॉब्लम करेंगी जो फार्मूलाज हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आए हो तो ये लेक्चर देखना बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा, सही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझा दूँ। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। पहला मैं किसी वजह से बोर्ड पर लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है खचर खचर बहुत हुई है, ये देख लो कितनी खचर खचर हुई है, ठीक है। वाटर ऑन हॉरिजॉन्टल एप्रॉन, एप्रॉन यानी झुकी हुई जगह, 100 फीट वाइड spillway and has depth of 0.6 feet and velocity of 18 feet per second, फाइन। यानी कह रहा है कि वाटर एक चैनल है जिसमें थोड़ा सा झुकाव वाला है, यानी उसमें थोड़ा सा इस टाइप का चैनल है, यानी चैनल चल रहा है तो थोड़ा सा झुकाव है, यानी अगर मैं सीधी लाइन बनाऊं तो इसमें क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि हमारे पास ये जो है ब्लर हो जाता है हर दफा, तो इतनी उसकी गहराई है और पानी के बहने की वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। हमें कह रहा है कि डेप्थ ऑफ आफ्टर जंप। भाई इधर देखो, ये चैनल चल रहा है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हाइड्रोलिक जंप आया, पानी फ्लो कर रहा था, पानी की डेप्थ हमारे पास कितनी है, सॉरी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेप्थ क्या है, 0.6। अच्छा, यहाँ की डेप्थ y1 कहलाएगी, यहाँ का फ्रूट नंबर NF1 कहलाएगा, और यहाँ का यहाँ की पावर डिसिपेशन तो खैर एक ही होती है, दोनों को मिलाकर आएगी, सही है। यहाँ के जो हाइड्रोलिक जंप के बाद जो पानी आएगा, हाइड्रोलिक जंप के बाद जब पानी आएगा वो उसकी हाइट y2 कहलाएगी, उसका फ्रूट नंबर NF2 कहलाएगा, और उसका उसकी और क्या चीज दी हुई है, और तो कुछ दिया हुआ ही नहीं, कोई खास कुछ खास नहीं दिया हुआ इन्होंने, सही है। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, सही है। सबसे पहले हमारे पास क्या बना हुआ है, नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास डाटा बना हुआ है, ठीक है। डाटा में हमारे पास जो y है वो 100 फीट है। फीट को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये चौड़ाई है ना, ये तो ब्रेथ है, ये सही है। 0.6 फीट, यार ये नजर क्यों नहीं आ रहा, 0.6 फीट है। उसके बाद जब इसको कन्वर्ट किया तो ये 0.182 बना, सही है। उसके बाद v1 है 18 फीट पर सेकंड है। साथ साथ लिखते जाना, समझते जाना, टाइम क्योंकि बहुत इनफ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन यूज होता है, एक फीट में हमारे पास 0.3048 क्या मौजूद है, मीटर्स मौजूद है। तो अगर मुझे 100 निकालना है तो दोनों साइड पर 100 मल्टीप्लाई करा दो, सही है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना है तो फीट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले कहा क्या गया है कि हमें डेप्थ मालूम करनी है आफ्टर द जंप, यार ये सही करो जरा, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी है, डेप्थ मालूम करनी है आफ्टर द जंप। अब मैंने बताया था डेप्थ आफ्टर द जंप का फॉर्मूला क्या होता है। डेप्थ आफ्टर द जंप का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करना है,
अच्छा हो सकता है मेरा हाथ आ रहा हो, थोड़ा सा कर लेना यार कॉपरेट। डेप्थ आफ्टर जंप, तो ये बेसिकली क्या है, ये y1 है, ठीक है, ये y1 है हमारे पास, सॉरी आफ्टर द जंप है ना, y2 है, तो इस y2 का हमारे पास फॉर्मूला लग गया y1/2 अंडर रूट में 1 + 8n(f) का स्क्वायर -1। ये जो -1 है ये अंडर रूट में नहीं है, मैंने जानबूझ के बना के इसलिए हटाया ताकि दिमाग में रह जाए। अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक है, जब अगर इसको भी अंडर रूट में ले लोगे तो मसला हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास क्या चीज आई, एनएफ। एनएफ बेसिकली NF1 ही लेंगे हम, क्यों, क्योंकि पहली वाले फ्रूट नंबर से हम मालूम कर सकते, दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रूट नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 फॉर फ्रूट नंबर अब फ्रूट नंबर हमारे पास क्या है, फ्रूट नंबर है सबसे पहले, अच्छा एनएफ और वो एक ही बात है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है, GY1 सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये V1 की जगह ये वेलोसिटी लगेगी और Y1 की जगह ये डेप्थ लगेगी, तो हम लगा देते हैं 5.48 9.8 और मल्टीप्लाई बाय 0.182, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपने लिख लेना है। आंसर क्या आएगा, NF1 का 4.1 के अराउंड आएगा, सही। इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास फ्रूट नंबर क्या आ गया, NF1 निकाला तो ये 4.1 आ गया, इस NF1 को मैं यहाँ पे पुट कराऊंगा और Y1 की जगह मैं Y1 पुट कर दूंगा, तो ये पहले पूरा उतार लो, सही है। अब मैं इसी को दोबारा से यूज करवा रहा हूँ ताकि टाइम बचे, सही है। तो अब NF1 हमारे पास 4.1 आया था ना, तो Y1 मैंने यूज किया 0.182 अपॉन 2 1 + 8 4.1 स्क्वायर का स्क्वायर, अंडर रूट हटाया, बाहर गया -1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास तकरीबन आंसर आया 0.968, सही है, मेरे पास ये आंसर आ गया। ये किया जस्ट मैंने वैल्यूज यूज किए हैं, मेरे पास आंसर बन गया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मुश्किल वाली बात अभी आगे आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे मजीद कहा हुआ था कि फ्रूट नंबर मालूम करना है बिफोर जंप एंड आफ्टर जंप, सही है। अब बिफोर जंप का फ्रूट नंबर हम मालूम कर चुके थे, कैसे मालूम किया था बिफोर जंप का, लेकिन बिफोर जंप का आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा और फिर उसका आंसर देना पड़ेगा, वरना हमारे पास मामला गलत हो जाएंगे। NF1 था, उसके बाद क्या था, V1 था, उसके बाद क्या था, GY1 था। इसमें वैल्यूज पुट कराई थी तो मेरा आंसर आया था 4.1, सही है, दोबारा नहीं करवा रहा। अब हमें क्या करना है, आफ्टर द जंप मालूम करना है, फ्रूट नंबर आफ्टर जंप क्या होता है, सही है, यानी Y2 हमारे पास क्या निकलेगा। तो जब Y2 पर मालूम करूंगा मैं तो मेरे पास दो चीजें चेंज हो जाएंगी, एक V2 हो जाएगा ये, और ये G कांस्टेंट और ये Y2। क्वेश्चन में देखो ना V2 गिवन है ना Y2 गिवन है, दैट्स मीन कि हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी, जुगाड़ से मामला करना पड़ेगा, सही है। अब जुगाड़ ये है कि मैंने V2 के लिए फॉर्मूला बनाया, मुझे पता था कि हमारे पास जो y बराबर होता है ना, देखो थ्योरी मैंने सीधी कहा था, थोड़ी सी पढ़ लो ताकि फिर समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, सॉरी। जब हमें पानी की वेलोसिटी निकालनी होती है ना, सॉरी पानी की डेप्थ निकालनी होती है ना, एक सेकेंड, y इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है। हमें पानी की डेप्थ बतानी होती है ना, पानी कितना गहरा है, तो हम उसके स्मॉल q से वेलोसिटी को डिवाइड कर देते हैं, सही, यानी कितना गहराई से हो रही है ना, तो
वो कितनी स्पीड से हो रहा है डिस्चार्ज। तो उससे क्या होता है हमारे पास, जब हम उसको स्पीड से डिवाइड कराते हैं तो हमें डेप्थ पता चलती है। मैंने इसी फॉर्मूले को क्या किया, मैंने रिप्लेस किया v इज इक्वल टू, ठीक है, v उस तरफ फेंका, ये इस तरफ आया, आ गया सही। यानी अगर मैं इसको इससे डिवाइड कराऊंगा तो मुझे फिर स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है, कि कितनी गहराई में उसका कितना डिस्चार्ज हो रहा है, फिर मुझे जाहिर सी बात है स्पीड मालूम हो जाएगी। मैं बोलूं, एक सेकेंड, वी वाई मुझे टू के लिए चाहिए तो मैंने ये टू टू यूज कर लिया, सही है। अब हमारे पास एक छोटा सा इशू आया, और वो क्या आया कि हमें वाई टू भी मालूम नहीं था, सही। अब वाई टू कैसे मालूम करेगा बंदा, वाई टू को मालूम करने का तरीका देखना। वाई टू कैसे मालूम करेंगे, वाई टू जाहिर सी बात है कि जब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या किया था, फॉर्मूला को इस्तेमाल किया था और वाई टू मालूम किया था, सही। जस्ट क्या करो, वी टू, सही, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रखो। अब हमारे पास क्यू गिवन है या नहीं है ये देखना पड़ेगा पहले। नहीं, क्यू भी गिवन नहीं है हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा, पहले क्यू निकालते हैं, सही। क्यू कैसे निकालूंगा मैं, क्यू इज इक्वल टू वी वन मल्टीप्लाई बाय वाई वन। ये फॉर्मूला बड़ा नेसेसरी है, सही है। मैंने इसी फॉर्मूले को यूज करके पहले इसको स्टेट वन पे रखा, यानी हाइड्रोलिक जंप से पहले, और फिर मैंने पहले क्यू मालूम किया कि पानी का डिस्चार्ज एक्चुअली था क्या, किस डिस्चार्ज से आ रहा था पानी। तो V1 की जगह 0.182, सही है, और मल्टीप्लाई बाय Y1 की जगह 0.182। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, क्या आया, एक सेकंड रुकना, 0.182, ये मैंने गलत पुट कराया है, इसकी जगह y1 आएगा। y1 मुझे कितना दिया हुआ है, 0.182, तो ये मैंने यानी गलत लगाया। v1 कितना आया था, v1 5.48 दिया हुआ था यार, सॉरी सॉरी, सही। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा तकरीबन 0.99 बन रहा है, सही है, 0.99 आ गया। ये शेड अगर पड़ रहा हो ना तो कॉपरेट कर लेना जरा यार, 0.99। अब इस 0.99 को मैं इसमें पुट कराता हूँ, सही है, 0.99 मैंने पुट कराया अपॉन ये y2 जो मेरे पास आ रहा था, y2 मैंने पिछले उसमें निकाला है, सही है। y2 क्या आ रहा था, 0.96 आ रहा था। तो मेरे पास v2 क्या आ गया, v2 मेरे पास आया, कैलकुलेट करता हूँ, और बता नहीं, 1.02, सही है। अब मैं ये जो V2 निकाला है इसको यहाँ पर रखो, पूरी चेन यूं घुमा के यूं पूरा रिसाइकलिंग प्रोसेस हो गया, तो सही। तो NF2 कितना कितना निकला 1.02 9.8 मल्टीप्लाई बाय y2 हमारे पास लगेगा, जो निकाला था अभी, क्या निकाला था y2 ही भूला जा रहा हूँ मैं, y2 निकाला था 0.96, सही है। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आएगा 1.02, सही है, 1.02 अपॉन अंडर रूट में लगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.96, तो 0.33 आंसर आ रहा है मेरे पास, सही है। क्या आंसर बन रहा है, 0.33। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो फिट में काम कर रहा है, पहले तो मैं बोलूंगा भाई प्लीज फिट में काम ना करो, किसी और क्वेश्चन में मीटर में और फिट में मिक्स आ गया तो वहां पे जाके फंस जाओगे। आदत डालो कि मीटर में कन्वर्ट करा लो। अगर कोई फिर भी फीट में सारा काम कर रहा है उसका भी ये आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि फ्रूट नंबर डायमेंशनलेस होता है, यूनिट्स के इंडिपेंडेंट होता है, यूनिट आप जो भी लगा दो आंसर वही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक यूनिट आप ठोक रहे हैं किसी में, एक यूनिट ठोक रहे हैं किसी में, तो फिर आपका आंसर भी किसी में ही आ जाएगा। NF2 निकाल लिया, सही है, 0.33। हमसे क्या पूछा था, फ्रूट नंबर निकालना है आफ्टर द जंप, तो हमने क्या किया, NF2 फाइंड किया, यानी फ्रूट नंबर आफ्टर द जंप फाइंड किया, ठीक है।
उसके बाद हमसे पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड, फॉर पावर डिसिपेटेड। अब पावर डिसिपेटेड क्या है? P इज इक्वल टू रॉ ई लॉस मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय G अपॉन 1000। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है पावर डिसिपेशन का, फ्लो में, पानी के फ्लो में। अब सबसे पहली बात है कि याद रखना, ये जो ई लॉस है ये हमें गिवन नहीं है, दैट्स मीन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ई लॉस का फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया था, क्या फॉर्मूला है? y2 को y1 से माइनस कर दो और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, बस डेप्थ से पहले को और डेप्थ के बाद को और डेप्थ से, अरे भाई, हाइड्रोलिक जंप के बाद की डेप्थ और हाइड्रोलिक जंप से पहले की डेप्थ को माइनस करो और फिर उनका प्रोडक्ट लो, आपस में डिवाइड करा दो, प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई कराना, देन आपस में डिवाइड करा दो। सही है, वैल्यूज रखना तुम लोग। अच्छा, यहाँ पे ना 3 की पावर भी आएगी, तो वैल्यूज रखना, वैल्यूज रखने के बाद आंसर आएगा 0.68। वैल्यूज रखने में मैं टाइम जाया नहीं करता, सही है, 0.68 आंसर बनेगा हमारा। अब दूसरी चीज फंसेगी, क्यों? हमें तो कैपिटल क्यू गिवन नहीं था, स्मॉल क्यू गिवन था, कैपिटल क्यू निकालना है। सही, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू में फर्क क्या होता है ये मैंने समझाया था अपनी थ्योरी में, सही है। तो अब स्मॉल क्यू कैसे निकालेंगे? बेसिकली हमें करना क्या था, पावर डिसिपेशन मालूम करनी थी ना। तो अब एक काम ये करते हैं, पहले क्यू निकालते हैं। तो क्यू का फॉर्मूला बनेगा y1 मल्टीप्लाई बाय v1 मल्टीप्लाई बाय v1, सब में वैल्यूज पुट कराओ, आंसर बनेगा 30.4। y1 यहां से ली, v1 यहां से ली, v1 यहां से ली, तो सबको पुट कराया, आंसर बन गया, सही। अब सब कुछ हमारे पास आ गया, क्यू भी आ गया, ई लॉस भी आ गया और सब कुछ आ गया, सही, पूरा लिख लिया। मैं यहां से रब करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करा देता हूँ। अब मेरे पास ये जो चीज होती है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या होती है, 1000 होती है। तो मैंने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराया, ई लॉस आया। ई लॉस कितना आया था हमारे पास? ई लॉस आया था 30 पॉइंट समथिंग आया था। ई लॉस कहाँ गया? ई लॉस ये 30 पॉइंट समथिंग आया था, मैंने मिस कर दिया। सही है। अच्छा, स्टेप्स में ना देखो, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती है, कोई ऊपर की वैल्यू गलत आई तो वही नीचे वैल्यू चली आई, वैसा ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो तो एक बार चेक कर लेना, वैसा ऐसा कभी भी होगा नहीं, सही है। या अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो जाहिर सी बात है पूछ लेना। सही, पावर डिसिपेटेड हमारे पास कितनी आई? पावर डिसिपेटेड आ गई 206.8 किलो वॉट। सही है, बात समझ में आ गई। चलें दूसरे न्यूमेरिकल पे। अब यह फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये मैं करवा चुका हूँ, सही है। ये शीट की ही बात कर रहा हूँ मैं, जो शीट दी हुई है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस शीट की बात कर रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्व करवाया हुआ है, और कहाँ सॉल्व करवाया? हाइड्रोलिक जंप की सेक्शन में मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। हाइड्रोलिक जंप वाला मेरा लेक्चर देखना, उसमें मैंने करवाया हुआ है, सही, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन के तौर पर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी करवाया हुआ है, सही, वो उसी में करवाया हुआ है एग्जाम्पलरी क्वेश्चन के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ, ये आखिरी टॉपिक है हाइड्रोलिक जंप के, ठीक है। फिर इस शीट में हाइड्रोलिक जंप कंप्लीट और हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। कहता है कि हाइड्रोलिक जंप है at the base of spillway dam is such that depth upstream and downstream of hydraulic jump are 0.9 and 3.6 मीटर। अब इधर देखना, हमारे पास एक चैनल है, ठीक है, कह रहा है हाइड्रोलिक जंप एट द बेस ऑफ स्पिलवे डैम, ये फजूल के लफाजी की भी है, सच दैट डेप्थ अपस्ट्रीम, सही है, यानी
ये पानी जा रहा है इस तरफ की डेप्थ, यानी फ्रूट नंबर से सॉरी फ्रूट नंबर कह रहा हूँ, हाइड्रोलिक जंप से पहले की डेप्थ वो क्या है हमारे पास 0.9, और फिर यहां वाली क्या है, सॉरी यहां वाली क्या है 3.6, सही है। और चैनल की जो चौड़ाई है, चैनल की चौड़ाई जो है ना, तो ये जो है चैनल का ये 3.6 है, सही। सॉरी 3.6 नहीं है, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 10 मीटर है, सही। क्वेश्चन बड़ा मुश्किल दिया हुआ है, क्यू मालूम करना है, ई मालूम करना है और पी मालूम करना है। यानी बेसिकली कहा हुआ है इफ स्पिलवे इज 10 मीटर वाइड, अगर 10 मीटर वो चौड़ा हो, यानी वो स्पिलवे क्या है भाई, चैनल है और कुछ नहीं है, बस लफ्जों की एडवांसमेंट है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, सही। अब सबसे पहले क्या करना है, क्यू मालूम करना है। मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर देखो एक चीज के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हमारे पास ब्रेथ गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है, डिस्चार्ज गिवन नहीं है, सही। ये वाला ये डिस्चार्ज है, ये गिवन नहीं है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये। हम एक क्या काम करते हैं कि इस क्यू को ना मालूम करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला क्यू मालूम करने के लिए दिया हुआ है ना, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, सही। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इसको इस तरफ करूंगा तो मेरे पास कैपिटल क्यू आ जाएगा, लेकिन मुझे स्मॉल क्यू मालूम करना पड़ेगा, बी तो मुझे गिवन है, सही। स्मॉल क्यू मालूम करता हूँ, स्मॉल क्यू मालूम करता हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखो इधर क्यू y1 मल्टीप्लाई बाय v1, सही है। तो जब y1 और v1 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या बना हमारे पास, q1 इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई बाय v1, तो ये मेरे पास बना y1 की वैल्यू 0.9, v1 की वैल्यू कहाँ गई, अच्छा अब v1 की वैल्यू भी v1 ही रहेगी, क्यों, क्योंकि हमें v1 गिवन नहीं है, सही। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास v1 गिवन नहीं है, अब v1 किसी और तरीके से मालूम करना पड़ेगा। किसी कॉल आ गई भाई, मुझे नहीं पता कि बीच में वीडियो हैंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कॉल आ रही थी, तो मैं दोबारा से एक बार करता हूँ, ठीक है। q इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई बाय v1, जीरो y1 हमारे पास 0.9 है और v1 हमारे पास v1 ही है, क्यों, क्योंकि v1 हमारे पास गिवन नहीं है। अब इधर आ जाओ, कुछ चीजें बोर्ड पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को मसला ना हो ना। तो सबसे पहले हमने q के लिए काम किया, फिर nf1 के v1 अपॉन अंडर रूट g बाय 1, सही। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द सेकंड डेप्थ हम पहले फ्रूट नंबर मालूम करेंगे। अब इधर देखो, बाय यूजिंग, इधर देखो ये y2 है, सही है। y1 अपॉन ये हमारे पास वही y अपॉन 2 वाली चीज आ गई, तो y1 अपॉन 2 और ये पूरा उसका फॉर्मूला आ गया, सही है। मैंने जस्ट इसको इस तरफ भेजा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको इस तरफ भेजा, सही। और फिर हमारे पास कैलकुलेशन हुई 2y1 हमारे y2 हमारे पास नहीं थी, y1 हमारे पास इतना था, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके पूरा सब कुछ करके आंसर निकाला, सही। फिर पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई, एनएफ मेरे पास आ गया, फ्रूट नंबर। मैंने किसको यूज किया, मैंने दोनों डैप्स को इस्तेमाल किया, मैंने फ्रूट नंबर निकाला जनरली ना, सही है। फिर उस फ्रूट नंबर की मदद से मैंने v1 निकाला, ठीक। v1 मेरे पास आ गया अंडर रूट g बाय 1, सही। अब फ्रूट नंबर 3.16 पुट किया, v1 एज इट इज, g की वैल्यू 9.8, y1 मेरे पास 0.9 था, मैंने कैलकुलेट किया, v1 आ गया, सही है। अब मैंने क्या किया कि v1 इतना था और y1 इतना था, सही है ना। v1 यार इधर हो जाना, v1 कितना आया 9.38 आया, y1 कितना आया 0.9 आया, तो मेरे पास स्मॉल क्यू भी आ गया। स्मॉल क्यू कौन सा, अभी जब मैंने बताया था ना कि मैं कहाँ गया, है यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, वीडियो को पीछे करके देखना ना, मिट गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कराया, ठीक। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू वी वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वन, v1 मल्टीप्लाई बाय y1, तो मैंने जस्ट पुट कराया तो मेरे पास स्मॉल क्यू भी आ गया, सही है। अब मैंने उसको उसी फॉर्मूले में पुट किया, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कराया था, स्मॉल क्यू
एक तरफ रखा, बी उस तरफ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय बी, क्यू मल्टीप्लाई बाय बी आया, क्यू इज इक्वल टू 8.45 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ गया 84.5 आ गया। ई लॉस का फॉर्मूला ये होता है। y2 मैंने पुट कराया 3.6, y1 पुट कराया 0.9, दोनों को फिर से पुट कराया और 4 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाला, इतना आंसर बना। सही है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ई लॉस मेरे पास आया था। अब थर्ड चीज मुझे जो मालूम करनी थी वो पावर डिसिपेशन मालूम करनी थी। तो पी ये चीज हमारे पास कितनी आ गई, रो डब्ल्यू कितना है, रो ओमेगा या जो भी कह लो, ये 1000 है। क्यू हमारे पास 84.5 है, ठीक है, जो ऊपर निकाला है। ई लॉस 1.52 है और जी मेरे पास 9.8 है। कितना आ गया आंसर। एक और चीज मैं बताते चलूं, हाइड्रोलिक हमको कंप्लीट तो हो गया है। किसी भी क्वेश्चन को आगे पीछे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये चीजें दी हुई है तो इनको सीक्वेंस में फाइंड करना, वरना पहले इस पे चलेगा नहीं, मैं तो पावर डिसिपेशन मालूम करूंगा या करूंगी, तो क्या होगा, फंस जाओगे। और जब फंसोगे ना फिर इस पे जाओगे, फिर वापस इस पर आओगे, फिर दोबारा इस पे जाना पड़ेगा, फिर इस पे जाना पड़ेगा। तो तमीज से इंसानों की तरह सॉल्व करना, प्रैक्टिस बहुत चाहिए न्यूमेरिकल में। हाइड्रोलिक जम कंप्लीट हो गया।